गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद के सर पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक नया चैप्टर सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये चैप्टर जो है इंटरमीडिएट में अध्ययनरत मैथमेटिक्स के स्टूडेंटों के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनके मैथ्स में भी पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की। तो देखिए, जैसे कुछ भौतिक राशियां होती हैं हमारे दैनिक जीवन में, कुछ भौतिक राशियां हैं जैसे चाल है, दूरी है, समय है। इन ऐसी राशियां हैं, इन राशियों को हमें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक, इन भौतिक राशियों की परिमाण जो हैं वही हमें इन भौतिक राशियों के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। लेकिन कुछ हमारी भौतिक राशियां होती हैं, जैसे हमने कह दिया कि हमारे घर से विद्यालय की दूरी 4 किलोमीटर है। हमारे घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। तो हमें इस सेंटेंस से विद्यालय की स्थिति के बारे में जो है पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि अगर जैसे हम यहाँ हैं तो यहाँ से अपने चारों ओर 4 किलोमीटर का एक गोला बना दें, तो गोले की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु की जो दूरी होगी वो 4 किलोमीटर होगी। तो इसमें स्कूल सभी जगह तो हो नहीं सकता है, अर्थात यहाँ से हमें विद्यालय की स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अगर यही बात हम कहते कि हमारे घर से उत्तर दिशा में विद्यालय की दूरी 4 किलोमीटर है, तो हम बहुत ही आसानी के साथ उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर पहुंच जाते और हमें विद्यालय की स्थिति का ज्ञात हो जाती। ठीक, तो इस आधार पर क्या पता चलता है कि कुछ भौतिक राशियां होती हैं, उनको उनके परिमाण ही उनके बारे में सब कुछ जानकारी दे देते हैं। लेकिन कुछ भौतिक राशियां होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। पहली भौतिक राशि होती है अदिश राशियाँ। क्या होती हैं? अदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश राशियाँ जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, अदिश राशियाँ, इसके बारे में आपने 9th में भी पढ़ा होगा। अदिश राशियाँ, कोई हमें एक दो अदिश राशियों का एग्जाम्पल जो है कमेंट करके बताए। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज जिन्हें हम कहते हैं। ठीक, तो जो वर्ड होता है, अगर ये किसी वर्ड में लग जाता है, प्रारंभ में लग जाता है, तो ये हमें नकारात्मक बताता है, नकारात्मकता को बताता है। का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा, अर्थात दिशा नहीं। तो केवल दिशा अगर नहीं होगी तो क्या होगा? परिमाण होगा। ठीक, तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए, निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे सभी राशियाँ हमारी कौन सी राशियाँ कहलाती? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो अदिश राशियाँ क्या हो जाएंगी? वे राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। कौन सी राशियाँ कहलाती? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व। ठीक, बहुत सारी ये राशियां हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? अदिश राशियों के अंतर्गत। ठीक, फिर हम बात करते हैं, और जो अदिश राशियां होती हैं भाई, अदिश राशियों को जो हमारे साधारण नियम होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो अदिश राशियों को हम साधारण नियम की सहायता से जोड़ घटा गुणा और भाग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सदिश राशियों की। इन सदिश राशियों को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं इसको, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक, तो सात दिशा का मतलब सात, दिश का मतलब दिशा, अर्थात दिशा के साथ। तो परिमाण तो होता ही है सब में, तो सात दिश मतलब दिशा भी होगी, अर्थात वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो सभी राशियां हमारी कौन सी राशियां कहलाती? सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक, तो सदिश राशियां क्या होंगी? वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो सभी राशियां हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। अब देखिए, यहाँ सदिश राशियों की अगर हम बात करेंगे तो सदिश राशियां हमारी कौन सी हो जाएंगी? जैसे विस्थापन हो गया,
वेग हो गया, संवेग हो गया, ठीक, विस्थापन, वेग, संवेग। तो ये सारी राशियां और हम पढ़ सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ठीक। तो ये सभी राशियां हमारी किसके अंतर्गत आएंगी? सदिश राशियों के अंतर्गत आएंगी। तो सदिश राशियां वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो सभी राशियां हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक। अब वो जो हमारी सदिश राशियां होती हैं भाई, जैसे हमने कहा अदिश राशियों, तो अदिश राशियों को हम साधारण नियम की सहायता से जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी सदिश राशियां होती हैं, हम सदिश राशियों को साधारण नियम से जोड़ घटा गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। इनको जो है हम सदिश नियम की सहायता से, सदिश नियमों की सहायता से जोड़ते हैं, घटाते हैं और गुणा करते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं सदिशों का निरूपण। हम सदिशों को किस प्रकार निरूपित करते हैं, ठीक। तो सदिशों का निरूपण, जो सदिश होता है, सदिशों का निरूपण, देखिए जो कोई भी सदिश होता है, ध्यान देना आप भाई, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। सदिशों को हम किस प्रकार निरूपित करते हैं? तो जो हमारे सदिश होते हैं, सदिश को हम एक तीर के द्वारा निरूपित करते हैं। किससे? तीर के द्वारा निरूपित करते हैं, ये तीर लगा के, ठीक। जैसे हमारा कहा गया सदिश ए, तो ए और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? तीर लगा दिया। तो ये दर्शा रहा है सदिश ए, अर्थात जिसे हम कहते हैं वेक्टर ए, ठीक। तो सदिश ए हो गया। सदिश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तीर की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। तीर का जो सिरा होता है ये, ठीक, सिरा इसे बोलते हैं, और पिछले वाले भाग को हम क्या कहते हैं? पुच्छ कहते हैं। तो तीर का जो बाणाग्र होता है, ये बाणाग्र जिसे बोलते हो, ठीक, बाणाग्र जो होता है ये दिशा दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दिशा दर्शाता है। और तीर की जो लंबाई होती है, तीर की लंबाई, तीर की हमारी जो लंबाई होती है वो परिमाण को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? परिमाण को दर्शाती है, ठीक। तो जो सदिश होता है, सदिश को हम कैसे निरूपित करते हैं? एक तीर के द्वारा निरूपित करते हैं। इस तीर का जो बाणाग्र होता है वो सदिश की दिशा को निरूपित करता है, जबकि तीर की जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को निरूपित करती है, ठीक। तीर का जो पिछला सिरा होता है इसको हम पुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छ कहते हैं। और तीर का जो अगला सिरा होता है इसको हम सिरा कहते हैं, ठीक। तीर के अगले भाग को हम सिरा और तीर के पिछले भाग को हम क्या कहते हैं? पुच्छ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीर का हमने बताया कि जो तीर की लंबाई होती है वो किसको दर्शाती है? इसके परिमाण को दर्शाती है, वस्तु के परिमाण को दर्शाती है। तो यहाँ पर लेकिन परिमाण हम कैसे मानते हैं? पैमाने के तौर पर मानते हैं। जैसे कहा गया एक वस्तु की दूरी जो है वो 20 किलोमीटर है। कितनी कह दी गई? 20 किलोमीटर है। अब इसको एक सदिश की सहायता से अगर हमें निरूपित करना है तो देखिए हम कैसे दर्शाएंगे? यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना 5 किलोमीटर दूरी बराबर, कितना मान लें? माना 5 किलोमीटर दूरी बराबर 1 सेंटीमीटर। अर्थात जो हमारी तीर जो हम सदिश लगाएंगे तो सदिश में 1 सेंटीमीटर दूरी जो हो जाएगी वो हमारे 5 किलोमीटर परिमाण के तुल्य हो जाएगी, ठीक। तो सदिश का जो लंबाई होती है वो एक पैमाने के हिसाब से क्या करती है? सदिश के परिमाण को दर्शाती है, जबकि जो बाणाग्र होता है वो सदिश की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो सदिश को हम कैसे निरूपित करते हैं? सदिश को हम एक तीर के चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं। इस तीर का जो बाणाग्र वाला भाग होता है वो तीर की दिशा को दर्शाता है, जबकि तीर का जो लंबाई होती है वो तीर के परिमाण को दर्शाती है, ठीक। तीर के अगले सिरे को या तीर के अगले भाग को हम सिरा बोलते हैं, जबकि तीर का जो पुच्छ वाला पीछे का भाग होता है उसको हम पुच्छ बोलते हैं। इतनी चीज़ें हम इस सदिश से संबंधित पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं सदिशों के प्रकार की, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? सदिशों का प्रकार। सदिशों के प्रकार की बात करेंगे भाई। सदिशों के प्रकार, तो सदिश निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ठीक। सदिश क्या होते हैं? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 हो गया हमारा समान सदिश। कौन सा सदिश भाई? समान सदिश, ठीक। इक्वल स्केलर कहते हैं इसको हम।
तो समान सदिश क्या होते हैं भाई? अर्थात जब दो सदिश हम लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, तो इन सदिशों के परिमाण, परिमाण का मतलब लंबाइयाँ समान हों और दिशाएं भी जो हों वो समान हों, तो उस सदिश को हम क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। तो समान सदिश क्या हो जाएंगे? ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशाएं दोनों क्या होती हैं? समान होती हैं, उस सदिश को हम क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। ठीक, तो समान सदिश क्या हो जाएंगे? वे सदिश जिसके परिमाण और दिशाएं दोनों क्या होती हैं? समान होती हैं, उस सदिश को हम क्या कहते हैं? समान सदिश बोलते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरी बात करते हैं असमान या विपरीत सदिश। असमान या विपरीत, या इसको बोलते हैं ऋणात्मक सदिश, अपोजिट आर नेगेटिव वेक्टर। ठीक, क्या बोलते हैं इसको हम? दूसरा सदिश हमारा क्या हो गया? विपरीत या ऋणात्मक सदिश। तो विपरीत या ऋणात्मक सदिश क्या होते हैं? ठीक है, वे सदिश, ध्यान देना भाई, वे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो, परिमाण क्या हो? समान हो, लेकिन दिशाएं क्या हो? विपरीत हो, उन सदिशों को हम कौन से सदिश बोलते हैं? विपरीत या ऋणात्मक सदिश बोलते हैं। तो विपरीत या ऋणात्मक सदिश हमारे क्या होंगे? वे सदिश जिनके परिमाण समान परंतु दिशाएं क्या होती हैं? विपरीत होती हैं, उस सदिश को हम ऋणात्मक सदिश बोलते हैं। जैसे समान सदिश में हम लिख सकते थे भाई, सदिश ए, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, लेकिन यहाँ विपरीत या ऋणात्मक सदिश में हम क्या लिखेंगे? वेक्टर ए जो होगा वो नॉट इक्वल होगा वेक्टर बी के। अर्थात हम यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ए परिमाण समान है, लेकिन हम जानते हैं दिशा को हम किस चिन्ह से बैलेंस कर लेते हैं? माइनस। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। तो विपरीत या ऋणात्मक सदिश होगा वो सदिश जिनका परिमाण समान परंतु दिशाएं क्या होती? विपरीत होती हैं, उस सदिश को हम ऋणात्मक सदिश बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरी बात हम करते हैं, हम प्रमुख सदिशों की बात करेंगे। बाकी जो है कुछ सदिश से हमसे कोई तात्पर्य नहीं है, या जानना चाहो तो हम बता सकते हैं। देखिए फिर अगला दिया है सदिश, जैसे हमने कह दिया एकांक सदिश। कौन सा सदिश? एकांक सदिश। इसका बहुत ज़्यादा यूज हम लोगों को करना पड़ता है, एकांक सदिश, जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, तो एकांक सदिश क्या होते हैं? ऐसे सदिश जिनका जो परिमाण होता है वो एक होता है। ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एकांक सदिश बोलते हैं। ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक होता है उसे हम एकांक सदिश बोलते हैं। एकांक सदिश को हम एक कैप से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एक कैप। एक कैप बराबर होता है सदिश ए इंटू मॉड ऑफ ए। ठीक, एकांक सदिश ए बराबर होता है सदिश ए इंटू मॉड ऑफ ए, जहां मॉड ऑफ ए का मतलब मॉड ऑफ ए बराबर ए भी लिखते हैं। ये क्या होता है? सदिश का परिमाण। मॉड ऑफ ए बराबर ए, जिसे हम क्या कहते हैं? सदिश का परिमाण। अब भाई एक बात और ध्यान देना, यहां से मॉड का मतलब क्या होता है? जो मॉड होता है वो सदैव हमारी धनात्मक वैल्यू देता है। मॉड हमारी कैसी वैल्यू देता है? अगर किसी संख्या का मॉड लगा है, जिसे लिखा है मॉड ऑफ -2, ठीक, तो इस मॉड ऑफ -2 की वैल्यू कितनी होगी? +2 होगी। इस देखो भाई कैसे +2 होगी? मॉड का मतलब होता है जो संख्या लिखी है पहले हम उसका वर्ग करेंगे। जैसे -2 लिखा है, इस -2 का वर्ग करेंगे। तो -2 का वर्ग करने पर अगर किसी भी संख्या का, ऋणात्मक संख्या का हम वर्ग करते हैं तो सदैव किस में कन्वर्ट हो जाती है? धनात्मक में कन्वर्ट हो जाती है। और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, फिर हम इसका निकालते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा? 2। तो मॉड इतनी लंबी प्रक्रिया है। मॉड का मतलब होता है अगर कोई संख्या मॉड के अंतर्गत दी होती है तो सबसे पहले हम उस संख्या का वर्ग करते हैं और वर्ग करने के पश्चात उसका क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। इसलिए हमारी संख्या कैसी प्राप्त होती है? धनात्मक प्राप्त होती है। तो जो मॉड अगर किसी संख्या का लगा होता है तो उसका जो परिमाण होता है वो सदैव कितना होता है? धनात्मक होता है। क्यों होता है? हमने आपको बताया, क्योंकि संख्या का पहले हम क्या करते हैं? वर्ग करते हैं और वर्ग करने के पश्चात उसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, तो एकांक सदिश क्या होगा?
ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है क्या कहलाता है? हमारा एकांक सदिश कहलाता है। और एकांक सदिश को हम कैफ से दर्शाते हैं। तो कैफ ए बराबर, जैसे हमने ए, हमारा एक सदिश था सदिश ए, तो इस सदिश ए का जब हम एकांक सदिश निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? कैफ ए बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए। ठीक, तो ये हो जाएगा एकांक सदिश कहलाएगा ए सदिश ए, और ये सदिश ए का क्या होगा? परिमाण। अभी देखो हम परिमाण निकालना बताते हैं, लेकिन सबसे पहले, इससे पहले हम एक और सदिश पढ़ लेते हैं, मुख्य लंब कोणिक सदिश। कौन सा सदिश? लंब कोणिक सदिश। लंब कोणिक सदिश क्या होते हैं? देखिए, जो हमारा सदिश आई कैप, जे कैप तथा के कैप, आई कैप, जे कैप तथा के कैप जो होते हैं वो क्रमशः एक्स, वाई और जेड अक्षों पर होते हैं। कहाँ पर? एक्स, वाई और जेड अक्षों के हमारे कौन से सदिश कहलाते हैं? लंब कोणिक सदिश कहलाते हैं। भाई गर्मी बहुत है, पसीना बहुत निकल रहा है। आप लोग को अगर ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी हमें जानकारी दीजिए कि ये हमारी समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लंब कोणिक सदिश की बात करते हैं। जैसे हमने कहा आई हुआ, जे हुआ, के हुआ, तो ये हो गया। जैसे अक्ष की हम बात करते हैं त्रिविमीय ज्यामिति में, जब हमने आपको पढ़ाया था निर्देश तंत्र, तो वहाँ पर हमने एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गतियों की बात की थी। ठीक है, तो ये हमारा एक्स अक्ष हुआ, ये हमारा वाई अक्ष हुआ और ये हमारा जेड अक्ष हुआ। ठीक, तो ये सब परस्पर क्या है? लंबवत है। लेकिन ये आपका 3 डायमेंशनल वस्तु है। अगर आप फिगर में देखेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। हम कहेंगे ये त्रिज्यामिति है, और हम कहेंगे सबके बीच के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? 90 का कोण होता है। तो आप हो सकता सोचते हो ये 90, ये 90, ये 90, अर्थात 270, और पूरा कोण कितना बनता है? 360। तो ये उस तरीके का नहीं है भाई। ये जो जेड है वो हमारा अंदर जाना चाहिए। किधर जाना चाहिए? अंदर। लेकिन भाई बोर्ड के अंदर तो हम जा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे दर्शाया गया है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं बना के। कैसे होता भाई? त्रिविमीय सदिश, ये इस तरीके से। ठीक है, देखो एक हो गया हमारा कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष हो गया। एक हमारा कौन सा अक्ष हो गया? वाई अक्ष हो गया। एक जेड अक्ष चाहे ऊपर ले लो और चाहे ऐसे बना दो, तो ये किधर हो गया? नीचे हो गया। तीनों परस्पर कितने डिग्री कोण पर हैं? लंबवत है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से सदिश कहलाते हैं? लंब कोणिक। एक्स अक्ष पर हम सदैव आई को दर्शाते हैं, वाई अक्ष पर हम जे को दर्शाते हैं, और जेड अक्ष पर हम किसको दर्शाते हैं? के को दर्शाते हैं। तो ये जो हमारे आई कैप, जे कैप और के कैप जो होते हैं, एक्स, वाई और जेड अक्षों पर क्रमशः हमारे कौन से सदिश कहलाते हैं? लंब कोणिक सदिश कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे अब यहाँ से हम बात करते हैं, और जो लंब कोणिक सदिश होता है इनमें 2 तरीके के रिलेशन होते हैं। सदिशों के लिए आई जे के, आई कैप, जे कैप, के कैप के बीच अन्य तरीके का संबंध होता है, और जो होता है अदिश गुणन के लिए आई जे कैप, आई और जे कैप और के कैप में अलग अलग संबंध होता है। तो वो अभी जब हम अदिश गुणन और सदिश गुणन पढ़ेंगे तब उसमें हम इनकी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आपको ये बताएंगे। ठीक, तो जैसे लंब कोणिक सदिश आई जे के हुआ। अब हम परिमाण की बात कर रहे थे। परिमाण देखिए हम किसी सदिश का कैसे निकालते हैं। जैसे कोई हमारा सदिश दे दिया गया, कहा गया एक सदिश ए बराबर दिया गया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक सदिश हमारा ए बराबर दिया गया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कहा जाए सदिश ए का परिमाण निकालिए या सदिश ए का एकांक वेक्टर निकालिए, यूनिट वेक्टर निकालिए। तो सदिश ए बराबर दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो जब हम सदिश का परिमाण निकालते हैं भाई, तो किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी सदिश का परिमाण बराबर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? किसी भी सदिश का परिमाण बराबर होता है ए या मॉड ऑफ ए, इसको कहते हैं बराबर अंडर रूट, क्या लिखते हैं भाई? आई का गुणांक। क्या होता है? आई का गुणांक, आई के गुणांक का वर्ग। ठीक, जो आई का गुणांक होगा उसका हम क्या करेंगे? वर्ग, प्लस जो जे का गुणांक होगा, जैसे यहाँ आई का गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग, जे कैप सॉरी आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग करते हैं, और प्लस यहीं हम लिखते हैं क्या? के कैप के गुणांक का वर्ग। ठीक, तो ये हमारा
सदिश का परिमाण निकालने का फार्मूला हुआ, सदिश का परिमाण मॉड ऑफ ए बराबर अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। तो ए बराबर हो जाता है अंडर रूट, ठीक, आई कैप का गुणांक कितना है एक्स, तो एक्स का गुणा कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस जे का गुणांक कितना है वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के का गुणांक कितना है जेड स्क्वायर। तो अगर हम सदिश ए का परिमाण निकालते, इसका मान दिया था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो कितना होता ए बराबर अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग प्लस जेड के आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के, तो कितना आता है एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जिसे हमारा क्वेश्चन दिया गया है एक सदिश x बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, कितना दिया है भाई 2i प्लस 3j प्लस 4k। कहा जाए इस सदिश का परिमाण निकालिए, तो सदिश का परिमाण x बराबर या मॉड ऑफ x, या इसे क्या लिखते हैं x बराबर अंडर रूट, ठीक है i, चलो a मान लेते हैं, यहीं से एक अंक वेक्टर भी निकाल देते हैं a, सदिश a बराबर, तो इसको मॉड ऑफ a बराबर a बराबर लिखेंगे आई का गुणांक कितना है 2 का वर्ग प्लस जे का गुणांक कितना है 3 का वर्ग करेंगे प्लस के का गुणांक कितना है 4 का वर्ग करेंगे, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 20 9 29, कितना आएगा अंडर रूट 29। तो जो ए का एकांक सदिश ए का परिमाण आएगा कितना आएगा अंडर रूट 29। तो इसका जब हम एकांक सदिश निकालते तो देखो क्या लिखते ए कैप बराबर सदिश ए कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप बटे अंडर रूट 29, ये हो जाता सदिश ए का एकांक सदिश। ठीक, तो हमने यहाँ से मुख्य 4 पढ़े, समान सदिश, विपरीत या ऋणात्मक सदिश, एकांक सदिश या लंब कोणिक सदिश, जिनका हमारा उपयोग होता है। ठीक, इसके अतिरिक्त हम ये हमारे जो है 4 मुख्य सदिश हैं, इसके अंतर्गत हमारे कुछ सदिश होते हैं, जैसे हमारा होता है समुद्दिश सदिश, है ना, समुद्दिश सदिश, सहबिंदु सदिश, समतलीय सदिश, स्थिर सदिश, शून्य सदिश, विस्थापन सदिश। ठीक है, तो पढ़ते चले जाते हैं। 4 हमने पढ़ा था, 5वां हमारा हो गया समदिश सदिश। समदिश सदिश, देखिए समदिश सदिश क्या होते हैं, जैसे हमारे 2 सदिश ले लें, चाहे उनके परिमाण समान हो या असमान हो, परंतु उनकी दिशाएं क्या हो, एक ही हों, तो वो जो सदिश होते हैं हमारे कौन से सदिश कहलाते हैं, समदिश सदिश कहलाते हैं। अर्थात जैसे हमने कहा एक सदिश हमारा ए हो गया, ठीक है, एक दूसरा सदिश हमारा बी हो गया, तो यहाँ पर दोनों सदिश ए और बी के परिमाण असमान हैं, परंतु दिशाएं क्या हैं, एक ही हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, समदिश सदिश के अंतर्गत आएंगे। इसके अतिरिक्त हमने दूसरा सदिश ले लिया, जैसे लिखा सदिश सी और सदिश डी। जो सदिश सी और सदिश डी हैं, इनके परिमाण भी समान हैं और दिशाएं भी क्या हैं, समान हैं, तो ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, समदिश सदिश के अंतर्गत आएंगे। तो समदिश सदिश को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे 2 समान या असमान सदिश जिनकी दिशाएं क्या हो, समान हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, समदिश सदिश कहलाते हैं। अगला अगर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, समदिश सदिश, यहाँ से हम कह सकते हैं सहबिंदु सदिश। सहबिंदु सदिश क्या हो, ऐसे सदिश जिनका उद्गम बिंदु एक ही होता है। ठीक, एक ही बिंदु से सभी सदिश निकलते हैं, वो सहबिंदु सदिश कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये बिंदु ओ हो गया, ये ए, ये सदिश बी, ये सदिश सी, तो ये सहबिंदु सदिश कहलाते हैं। ठीक, फिर अगले की हम बात करते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश का बहुत ही महत्व है। शून्य सदिश क्या होता है, ठीक, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, वह सदिश जिसका परिमाण हमारा कितना होता है, शून्य होता है, यह हमारा शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश को हम सदिश शून्य से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात शून्य के ऊपर तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो शून्य सदिश क्या होगा, वह सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश को हम 0 के ऊपर तीर लगाकर
प्रदर्शित करते हैं। देखिए शून्य सदिश जो होते हैं के बिंदु संपाती होते हैं। शून्य सदिश के बिंदु क्या होते हैं? संपाती होते हैं। संपाती होने का मतलब जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पर ये क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो शून्य सदिश के जो बिंदु होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? संपाती होते हैं। शून्य सदिश की कुछ क्वालिटियाँ होती हैं, जैसे कुछ गुण होते हैं। जैसे कहा गया दो सदिश जिनके परिमाण समान हों परंतु दिशाएं क्या हों? विपरीत हों, तो उनका जो अंतर होता है वो शून्य सदिश के बराबर होता है। जैसे हमने लिया दो सदिश, एक सदिश हमारा हो गया ए और दूसरा सदिश हो गया हमारा बी, तो इनके परिमाण समान है परंतु दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। तो यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं? सदिश ए माइनस सदिश बी परिमाण समान परंतु दिशाएं विपरीत, तो इनका जो परिमाण होता है वो शून्य सदिश के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, शून्य सदिश के सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे मूल बिंदु लेते हैं निर्देशांक के ज्यामिति में, तो मूल बिंदु का निर्देशांक शून्य सदिश ही कहलाता है। ठीक है, तो दो सदिश जिनके परिमाण समान तथा दिशाएं क्या होती? विपरीत होती हैं, तो इनका जो अंतर होता है वो शून्य सदिश के बराबर होता है। अगर हम किसी परिमित संख्या को, परिमित मतलब निश्चित संख्या को शून्य सदिश से गुणा कर देते हैं, किसी निश्चित संख्या को, जैसे ए को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? शून्य सदिश से, तो इसका जो गुणनफल होता है वो सदैव क्या होता है? शून्य सदिश होता है। ठीक, तो किसी परिमित संख्या को शून्य सदिश से गुणा करने पर हमारा जो गुणनफल होता है वो कितना प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। तीसरी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि किसी शून्य सदिश को परिमित संख्या से गुणा करने पर, किसी शून्य सदिश को हम किससे गुणा कर दें? किसी परिमित संख्या से गुणा कर दें, तब भी हमारा गुणनफल कितना प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। तो ये हमारी शून्य सदिश की कुछ आवश्यकताएं हो गई और कुछ इसकी क्वालिटियां हो गई। अब हम एक और सदिश की बात करते हैं, इसको हम बहुत दर्शाते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिति सदिश। ठीक, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई? स्थिति सदिश। जैसे निर्देश तंत्र में, ठीक, जैसे ये एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हुआ? वाई अक्ष, ये इसका मूल बिंदु हो गया 0,0, तो निर्देश बिंदु कहते हैं इसे, जहां से हम सभी दूरियों को निर्देशित करते हैं। तो निर्देश बिंदु के सापेक्ष जैसे कोई आपका ये बिंदु हो गया ए, ठीक, तो इसको हम इससे मिला दें, तो यहाँ पर जो OA होगा, OA बराबर होगा किसके? आर के, सदिश आर के। तो ये जो सदिश आर होगा हमारा, ये सदिश हमारा आर कौन सा सदिश कहलाएगा? स्थित सदिश कहलाएगा। ठीक, तो ये जो हमारा होगा OA बराबर सदिश आर, तो ये सदिश आर हमारा कौन सा सदिश कहलाएगा? स्थित सदिश कहलाएगा। तो स्थित सदिश क्या होगा? अर्थात निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश होता है उस सदिश को हम कौन सा सदिश कहते हैं? स्थित सदिश कहते हैं। ठीक, तो स्थित सदिश क्या होगा? निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सदिश को हम स्थित सदिश कहते हैं। फिर एक हमारा होता है विस्थापन सदिश। कौन सा सदिश? विस्थापन सदिश। तो इसमें भी हम जो दूरी दर्शाते हैं वो निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से दर्शाते हैं। ठीक है, विस्थापन सदिश की हम बात करेंगे, इसमें आ जाते हैं ये विस्थापन सदिश। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं भाई इसको। विस्थापन सदिश क्या होता है? ध्यान देना भाई, जैसे कोई वस्तु हमारी गतिशील है, तो गतिशील अवस्था में पहले वो बिंदु ए पर पहुंची और ए के बाद बिंदु बी पर पहुंची। कहाँ पर? पहले ए पर पहुंची, फिर कहाँ पर पहुंची? बिंदु बी पर पहुंची। एक वस्तु थी वो हमारी गतिकी अवस्था में थी, पहले वो बिंदु ए पर थी, फिर बिंदु बी पर पहुंची। तो इसको हम किसी एक बिंदु से नापें, निर्देश तंत्र से मापें, या जहाँ से चलती है वहाँ से उसकी दूरी मापें। तो ये मूल बिंदु था, ओ कह देते, तो यहाँ से सदिश OA बराबर हम ले लेते कितना? सदिश R1। ये B मान लेते, इसको हम सदिश क्या मान लेते? OB बराबर सदिश R2। ठीक है, कितना मान लेते? सदिश R2। तो AO, जो AOAB होता है, यहाँ से AB बराबर AB, इसका कौन सा सदिश कहलाता? विस्थापन सदिश कहलाता। तो विस्थापन सदिश हम AB बराबर लिखते भैया। अभी हम त्रिभुज का जो जोड़ने का नियम पढ़ेंगे, ठीक है, सदिशों को जोड़ने का नियम, तो वहाँ से आएगा। ठीक, यहाँ आप समझ लीजिए, AB को हम लिख सकते हैं OB माइनस OA। ठीक, ये त्रिभुजों का एक नियम होता है भाई। त्रिभुज का नियम क्या होता है? AB प्लस BC
बराबर AC। ये सदिशों के जोड़ने का त्रिभुज नियम है, जहाँ से देखिए B से B जो होता है वो निकल जाता है, बचता क्या है AC। तो यहाँ से जैसे हमने AB को लिखा है, ध्यान देना, AB को अगर हम O के सापेक्ष लिखते तो कितना लिखते, AB को AO प्लस OB बराबर AB लिखते भाई, लिखते, ध्यान देना भाई। अब देखिए जो अभी हमने कहा है कि कोई सदिश जो होता है AO उस सदिश का परिमाण हो गया और तीर उसकी दिशा हो गई, तो हमने क्या बताया था कि अगर हम माइनस चिन्ह लगा दें, क्या लगा दें, जैसे हमने लिखा था अभी कि सदिश एक ये था A और एक सदिश ये था B, तो सदिश A इज नॉट इक्वल था सदिश B, लेकिन सदिश A जो था वो माइनस सदिश B के बराबर, अर्थात परिमाण समान था और दिशाएं क्या थी, विपरीत। तो AO और OB का परिमाण समान है लेकिन इनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। तो देखो हम यहाँ से AO को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, सदिश AO बराबर लिख सकते हैं माइनस का सदिश OA। यहाँ से बदल दें भाई, इसको हम लिख दें माइनस OA प्लस OB बराबर AB। तो हम कितना लिख सकते हैं, सदिश AB बराबर OB को कर लें आगे OB माइनस OA। ठीक, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये त्रिभुजों के जोड़ने का जो है सदिशों के जोड़ने का त्रिभुज नियम है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से AB बराबर OB का मान कितना है, R2 सदिश R2 माइनस सदिश R1। तो ये हमारा कौन सा सदिश कहलाएगा, विस्थापन सदिश कहलाएगा। तो किसी गतिमान वस्तु की क्षण t पर स्थित तथा दिशा को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश होता है वो कौन सा सदिश कहलाता है, विस्थापन सदिश। अतः हम ये कह सकते हैं विस्थापन सदिश वह सदिश है जो हमें यह दर्शाता है कि t समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल t में वस्तु ने कितना विस्थापन किस दिशा में तय किया। ठीक, तो ये हमारे हो गए कुछ सदिश और कुछ प्रमुख सदिश, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा समान सदिश, विपरीत या ऋणात्मक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश, लंबकोणिक सदिश, शून्य सदिश, समदिश सदिश, सहबिंदु सदिश और कौन सा पढ़ा भाई, स्थित सदिश और विस्थापन सदिश। तो ये आज की हमारी क्लास थी। अगली क्लास में हम सदिशों के जोड़ने का त्रिभुज नियम तथा सदिशों के जोड़ने का चतुर्भुज नियम अर्थात बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम को पढ़ेंगे। ये जो बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम है ये आपकी पूरे सिलेबस के लिए, आप कहीं भी फिजिक्स पढ़ते हो सभी हर स्थान पर इसका यूज है। तो कृपया आप लोग अगली क्लास मिस ना करें।